नमस्कार, बाखबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। आज बाखबर में चर्चा करेंगे कमल का कमाल। बिहार में जो है ज़बरदस्त कमाल करके दिखा दिया कमल ने, और ऐसी लहर चली कि विपक्ष को मतलब तिनके की तरह उड़ा दिया। अप्रत्याशित नतीजे, बिल्कुल आश्चर्यजनक नतीजे। लेकिन आश्चर्यजनक इसको कहना ठीक नहीं, क्योंकि जिस तरीके का कैंपेन चला, जिस तरीके की एनडीए गठबंधन की तरीके से वादे किए गए, लोगों के बीच में जाके जो डेवलपमेंट किए गए, उसको देखते हुए तो लगता है कि आश्चर्यजनक तो नहीं है। लेकिन एकदम से एक तरफा जीत की भी, मतलब इतना मैंडेट आएगा ये थोड़ा सा लग नहीं रहा। 200 के पार, एनडीए 200 पार कर गया। बहरहाल ये जनता का जनादेश है, सर माथे पर, और सब ने इसका स्वीकार एक्सेप्ट किया, सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर। ये उनकी अपनी रणनीति हो सकती है, और वो जिस तरीके का अभी भी इस हार को स्वीकार करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार नहीं, ये तो ज्ञानेश कुमार के नतीजे हैं। तो ये कांग्रेस के अपने तर्क हैं, कांग्रेस की अपनी सोच है। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि बिहार के चुनाव नतीजों ने एक तरह से पूरे देश में ऊर्जा का संचार कर दिया। इस पूरे उस पे नतीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं किसने क्या कहा। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था। और बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था, और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जनता का जो निर्णय है, ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में हुई। नीतीश जी, मोदी जी के नेतृत्व। रिजल्ट तो केवल आज आया है, इससे आप मत मानो कि आज रिजल्ट। ये विकास के पैमाने मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जो हुए हैं, आप किसी भी राज्य में चुनाव कराओ, ये स्थिति होने वाली। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जो जीत हुई, देशवासियों को बधाई, प्रदेशवासियों को बधाई। निर्वाचन आयोग खुद ही सही, मतलब वो आयोग नहीं रह गया, वो तो अनुसांगिक संगठन हो गया है। उन्हीं की तरफ से काम करते हैं। तो प्रजातंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है, और कुछ नहीं। सारी जगह एक ही स्ट्राइक रेट है। महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार एक ही स्ट्राइक रेट है, उससे कम हो ही नहीं रहा 90%। राहुल गांधी जी ने चाहे महादेवपुरा में का उदाहरण उन्होंने दिया, किस प्रकार से एडिशन कर रहे हैं, किस प्रकार से डिलीशन कर रहे हैं। उसके बाद भी निर्वाचन आयोग सुनने के तैयार नहीं है। तो ये देखिए, बिहार के नतीजे आए और कांग्रेस की सुई वहीं अटकी हुई है जहां पहले अटकी हुई थी। वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि जनता ने जो जनमत दिया है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। वो घूम फिर के वहीं चुनाव आयोग पर अटके हुए, सिमटे हुए हैं। बहरहाल नतीजे बड़े उत्साहजनक हैं एनडीए के लिए, और ये अब उनको एक नई चुनौती भी है कि इन नतीजों पर वो खरा उतर के दिखाएं। एक भरा पूरा एक विद्वान पत्रकारों का पैनल आज हमारे साथ स्टूडियो में है। इन पत्रकारों के साथ आज के इस पूरे दिन भर के घटनाक्रम पर, इस बम्पर जीत पर डिस्कशन करेंगे।
और पत्रकारों का सीधे सीधे मैं आपसे परिचय करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और विद्वान पत्रकार डॉक्टर रमेश शर्मा जी। अब डॉक्टर तो चूंकि वो विशेषज्ञ हैं ही, तो ये उपाधि उनके साथ लगना ही चाहिए, मैंने लगा दी सर। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल जैन साहब हैं। जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूँ। ये जो पूरा आज दिन भर जो घटनाक्रम चला और जो जो नतीजे आए, तो चूंकि अब राजनीतिक दल तो अपने हिसाब से विश्लेषण इसका करेंगे ही, कांग्रेस का विश्लेषण अभी हमने सुन ही लिया, लेकिन आपकी नज़र में, आपको एक इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव आपको है, पत्रकारिता का बड़ा लंबा एक आपका अनुभव है, तो आपकी टिप्पणी हमारे लिए बड़ी मायने रहेगी। एक इसका ओवरऑल एक ऐसा व्यू जो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आए, जो सबको हजम हो जाए, कांग्रेस को भी। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि ये जो बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम है, इसने कई प्रश्न और कई दृश्य पूरे समाज को और राजनीतिक दलों को दिए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी एग्जिट पोल आए थे, सभी एग्जिट पोल ने एनडीए को जीत का संकेत दिया था। एक ने भी एनडीए की नीचे जाने की, हार का संकेत नहीं था। और केवल 2 ऐसे एग्जिट पोल थे जिन्होंने एनडीए को 200 के आसपास सीट दी थी, बाकी सब ने 150 के आसपास सीट लोग सब दे रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से ये जो परिणाम है, निश्चित रूप से इसको अपन छप्पर फाड़ के जनता ने दिया है एनडीए को, इसको कह सकते हैं। अब इस परिणाम ने 3-4 प्रश्न दिए हैं। एक भाजपा को भी प्रश्न छोड़ा है और विपक्ष को भी प्रश्न छोड़ा है। विपक्ष की अगर राजनीति आप पिछले कई वर्षों से देखेंगे तो वो सकारात्मक राजनीति उनकी कम हो गई है, और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रश्न उठाना, जिस तरीके से कुंभ स्नान पर भी उन्होंने प्रश्न उठाए थे, छठ पर भी प्रश्न उठाए थे। भारत जो है एक सांस्कृतिक देश है, एक आस्थावादी देश है। फिर आपको आस्था पर चोट करना, आस्था पर व्यंग्य करना, और वो भी केवल और केवल सनातन पर। भाजपा ने इस मुद्दे को अच्छे से उठाया और उन्होंने इसको तुष्टीकरण से जोड़ा कि भाई आप और किसी पर क्यों बात नहीं करते, आप इन्हीं पर बात करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इन सारी चीज़ों ने प्रश्न छोड़ा। दूसरी एक और बात इसमें हमको देखने को मिली, जो विपक्ष का गठबंधन था, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात एनडीए के पक्ष में वातावरण पूरे देश में है, उसके लिए जिस सावधानी के साथ विपक्षी गठबंधन को चुनाव लड़ना था वो नहीं लड़े। टिकटों को लेकर के भी कितनी लड़ाई झगड़ा हुई। वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित करने के पक्ष में कांग्रेस नहीं थे। जिस प्रकार चुनाव प्रचार में दूरी बनाई राहुल गांधी जी ने, उसका मैसेज भी अच्छा नहीं गया और वो उनको नुकसान हुआ। अब लेकिन एक बात, एक प्रश्न भाजपा के लिए भी और सत्तारूढ़ दल के लिए भी है। बिहार को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस समय जब से एनडीए की सरकार, नीतीश जी की मुख्यमंत्री में और भाजपा की मिली जुली सरकार है, विकास के कार्य हुए हैं। वहाँ सड़कें बनी हैं, चौड़ी सड़कें बनी हैं। कई नदियाँ जो कि सूखने लगी थीं, उनमें अब जल प्रवाह बढ़ा है। विकास का उन्होंने बहुत काम किया है और विकास, बिहार का स्वरूप नया दिखने लगा। लेकिन एक बात जो इसमें हमको इस बार देखने को मिली कि मतदान केंद्र पर महिलाओं की कतार ज़्यादा थी। और सब चुनाव के 3 महीने पहले नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को कुछ स्पेशल उन्होंने राशि उन्होंने बांटी थी। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह है कि इसको हम जोड़ करके देख सकते हैं कि वो तो, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि लोकतंत्र में अगर हम 78 वर्ष हो गए हैं, तो 78 वर्ष में हमको व्यक्ति को उसके पैरों पे खड़ा करना, आत्मनिर्भर बनाना। अगर हम देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं तो समाज को, परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अगर हम सहायता दे रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये सहायता उनकी आत्मनिर्भरता में बाधा है। तो उनके संघर्षशील जीवन, आत्मनिर्भरता के लिए भाजपा को इस बात पर भी विचार करना होगा, न केवल भाजपा बल्कि सारे राजनीतिक दलों को। क्योंकि तेजस्वी जी ने भी ये घोषणा की थी कि वो 10,000 रुपये महीने देंगे, हर घर को नौकरी देंगे। तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दलों को ये जो रेवड़ी बांटने वाली है, इससे अलग हट करके राष्ट्र और संस्कृति की तरफ उनको आना होगा। व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न छोड़े हैं, इस पर सारे राजनीतिक दलों को चिंता करना, विचार करना। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही कि बहुत सारे सवाल हैं एनडीए के लिए भी कि वो आगे की राजनीति में कैसे जाते हैं। गोपाल जैन साहब, आपका भी एक बड़ा दीर्घ अनुभव रहा है, लंबा अनुभव रहा है। एक तो मैं पहले आपसे भी यही जानना चाह रहा हूँ कि इस रिजल्ट को आप कैसे देखते हैं? मैं इस रिजल्ट को सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बिहार की जनता के जो माथे पे
भगवान राम के अपमान का कलंक था। इस बम्पर मतदान से उन्होंने अपना कलंक धो दिया और ये बता दिया कि वो देश की मुख्य धारा में वो भगवान राम का श्राप उनका परिवार और बिहार की कोई भी जनता स्वीकार नहीं करना चाहती। वो इस बोझ से दबे हुए थे बरसों से। जिस तरह से लालू प्रसाद और उनकी कैबिनेट ने राम मंदिर में रोड़े डाले और श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोका, जेल डाला, तो उस वजह से बिहार की जनता अपने आप को बड़ी अपमानित और पापी महसूस करती थी। लेकिन जनता निरीह और गरीब होती है, उसको बोलने का, सुनने का, देखने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन राम की माया है, राम जी ने अपना आशीर्वाद दिया और बिहार की जनता ने आज अपने आप को बड़ा हल्का और ऋण मुक्त, पाप मुक्त महसूस किया है। अच्छा। एक मेरा ये मानना है। हाँ। और दूसरा मानना ये कि इस बम्पर मतदान ने देश को ये बता दिया कि देश की आम जनता, हर आदमी मुख्य धारा में रहना चाहता है। देश की जनता लूट फूट, छूट, चोरी, चकारी, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना चाहता है। देश को श्रीमान नरेंद्र मोदी के पैटर्न का विकास चाहिए। जिस तरह से पिछले 25 सालों में बिहार में चोरी, चमारी, गुंडागर्दी, डकैतियां, अपहरण की वारदातें हो रही थी, युवा बड़ा परेशान था, महिलाएं बड़ी परेशान थी वहां की, तो उन सब से मुक्ति मिलेगी ऐसा अंदाजा है। और देश की मुख्य धारा में, क्योंकि देश का हर आदमी, देश के गणमान्य पत्रकार और चैनलों की वजह से देख रहे हैं कि जिस जिस राज्यों में विकास चल रहा है, तरक्की देश मुख्य धारा में कैसे आ रहा है, उसी तरह से जो है वो मुख्य धारा में आना चाहते हैं वो लोग। ठीक बात है। अच्छा सर, यदि आप ये डेवलपमेंट की जीत भी आप इसको कह सकते हैं, एक गठबंधन यूनाइट होकर चुनाव लड़ा उसकी भी जीत आप इसको कह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे इस मामले में ज़रूर टिप्पणी चाहूँगा कि अभी भी कांग्रेस जिस तरीके की बात कर रही है और पूरे कैंपेन के दौरान मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस तो वहाँ केवल खेल बिगाड़ने गई या बहुत गंभीरता से नहीं गई, और वो उनको पता था शायद ये नतीजे कि ऐसा होगा, तो मतलब मुझे उनमें वो सिंसियरिटी उस कैंपेन के दौरान भी नहीं दिखी। और दूसरा, वो जो एक खुद तो हारे लेकिन आरजेडी के लिए भी एक समस्या खड़े कर गए, इस पर आपके क्या कहना है? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखें उस समय के समाचार पत्रों की जो खबरें बिहार से आ रही थी, जब नेता पद की घोषणा हो रही थी, वो लीडरशिप की बात हो रही थी। कांग्रेस के बीच में और तेजस्वी यादव के बीच में सीटों को लेकर के भी खूब बहस हुई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, कांग्रेस इस पक्ष में नहीं थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। ये कांग्रेस के कई नेताओं के वक्तव्य भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं जिद की, और थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को जो उत्तर प्रदेश में लाभ मिला था अखिलेश यादव के साथ चल करके, तो कांग्रेस ने मन में सोचा होगा कि शायद तेजस्वी यादव से हमको बिहार में भी लाभ मिल जाए, लेकिन वो लाभ उनको मिला नहीं, इसलिए उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। फिर अब आप देखेंगे उस चुनाव प्रचार से कांग्रेस के जितने बड़े नेता गए वो केवल नाम मात्र के लिए गए। फिर कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में और तेजस्वी यादव के उम्मीदवारों के बीच में कई जगह तो जिसको अपन कहते हैं कि दोस्ताना हुआ, दोनों के उम्मीदवार भी साथ खड़े रहे। तो मोटे तौर पर मुझे इसमें एक बात और लगती है कि कहने के लिए जिन सीटों पर समझौता हो गया था, जहाँ तेजस्वी के कैंडिडेट थे वहाँ कांग्रेस के नहीं थे, जहाँ कांग्रेस के थे वहाँ तेजस्वी के नहीं थे, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के उम्मीदवारों के लिए काम ढंग से नहीं किया होगा और इनके कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लिए काम नहीं किया होगा। ये कहीं ना कहीं एक बात और है। और शुरुआत में अगर आप एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, चुनाव की घोषणा से बहुत पहले अगर आपको ध्यान हो तो ओवैसी ने संकेत दिया था कि वो विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, और यही बात प्रशांत किशोर ने भी कही। लेकिन उसके बाद चुनाव की घोषणा के बाद जैसे गठबंधन बनने लगे, ये दोनों जने बिल्कुल अलग हो गए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सैबोटेज एक दूसरे के प्रति हुआ तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच में, वो फिर ये जो वोटों का एकदम कटाव आया, इसका लाभ भी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को मिला है। जी
अच्छा, आप ये देखिए कि कांग्रेस ओबीसी के बराबर आ गई, मतलब ओबीसी और कांग्रेस इक्वल है वहाँ हाँ, निश्चित रूप से। रिजल्ट के बाद। हाँ, तो ये जो है वाकई ये कांग्रेस के बहुत आत्ममंथन का विषय है कि आखिर जिस बिहार में वो कभी एक तरफा जीता करती थी, उस बिहार में आज आप देखिए कि उसकी सीटों की क्या स्थिति रह गई। हालांकि उसके वोट प्रतिशत में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई, जो वोट प्रतिशत उसको 2020 का था उसमें बहुत गिरावट उसकी नहीं आई, लेकिन सीटों की संख्या में इतनी गिरावट आ गई है। तो मैं समझता हूँ उनको मुद्दों को लेकर के, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के और भविष्य की रणनीति पर उनको अलग से विचार करना। अच्छा सर, ये जो टारगेट कर रहे हैं चुनाव आयोग पर बार बार हर चीज को लेकर, वो मैंने कहा ना कि वो तो नीतीश कुमार नहीं, वो ज्ञानेश कुमार के रिजल्ट बता रहे हैं, इसमें इनमें कुछ दम है कि केवल? नहीं, ये तो अब चूंकि उनको किसी को पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, अभी बेचारी ईवीएम मशीन को तो मुक्ति मिल गई है। पहले तो ईवीएम मशीन पर ही लट पड़ते थे, अब लेकिन उसको मुक्ति मिल करके वो ऊपर चुनाव आयोग पे चले गए हैं। ये तो उसको, भाई मुझे एक बात बताइए, मतदाता सूची बनाने का काम, मतदान कराने का काम, ये ठीक है कि बैनर चुनाव आयोग का रहता है, लेकिन वो करते नहीं है। वो तो सारा पूरा का पूरा लोकल स्टाफ होता है, लोकल कर्मचारी होते हैं। मतदाता सूची बनाने भी सारे शासकीय कर्मचारी निकलते हैं, मतदान कराने भी सारे निकलते हैं। चुनाव आयोग का तो केवल कोऑर्डिनेशन होता है उनका। अगर किसी भी प्रदेश में स्टाफ देखेंगे तो वो 20-25 से ज्यादा नहीं होता, लेकिन अब उठा करके उनको कहना और सारा का सारा, तो वो तो सही बात है, केवल मीडिया में सुर्खी बनाने की बात है। हाँ, मतलब एक कहीं ना कहीं तरह से के बहाने बना के बचना। अच्छा जैन साहब, ये जो मैंडेट मिला एकदम से, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरी है बीजेपी, मतलब ये तो था कि एनडीए गठबंधन का सत्ता में आना, ये तो वहाँ के माहौल देख के बिल्कुल करीब करीब लग रहा था। लेकिन अब चूंकि भाजपा नंबर 1 पार्टी बन के उभरी, तो जो भाजपा जेडीयू के बीच जो गठबंधन है उसका आने वाला समय आप कैसा देखते हैं? अब चूंकि लीड रोल में बीजेपी है और चूंकि नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर पिछली बार थे, तो आगे के आने वाले समीकरण दोनों के बीच में कैसे रहने वाले हैं? मेरा जहां तक मानना है, दोनों में समीकरण मधुर ही रहेंगे, क्योंकि इनको जो है, जैसा कि आज माननीय मोदी जी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि हम बिहार नहीं, हमारा लक्ष्य तो बंगाल है। तो वो जब बंगाल को देख रहे हैं बड़ी गहरी दृष्टि से, उनका लक्ष्य बड़ा है। ठीक बात है। तो नीतीश कुमार और ये पार्टी मिलके मैसेज लंबा जाएगा, और जो भाजपा को मैसेज देना, भाजपा का टीम वर्क और उनके कुशल कर्मठ कार्यकर्ता जमीन से जड़े हुए, जिनको उंगलियों पे एक एक वोटर के बारे में, एक एक घर के बारे में, गली मोहल्ले के बारे में, आप कभी भी देखिए किसी बड़ी सभा में, आयोजन में कोई बड़ा नेता आएगा तो भाजपा का जो कार्यकर्ता है, जिसे कोई भी प्रभार मिला हुआ, दायित्व मिला हुआ है, वो कभी भी बड़े नेता के इर्द गिर्द नहीं दिखेगा, ना उसका फोटो दिखेगा, क्योंकि उसको डांट पड़ जाएगी। आपका दायित्व क्या था? आपको तो एयरपोर्ट रहना था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चेहरा दिखा रहे हैं क्या? ठीक बात है। तो इस तरह भाजपा का जो कार्यकर्ता रहता है, वो जमीन से जुड़ा हुआ हर आम आदमी से, उसको वहां की मट्टी की पहचान होती है, वहां की वनस्पति की पहचान होती है, और एक एक आदमी की भाषा क्या है, परिभाषा क्या है, उसकी जो है एक एक चीज पे, तो ऐसा तो कोई खतरा नहीं है। अच्छा सर, ये मतलब बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक एक करके कोशिश करते हैं। एक कैंपेन के दौरान हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जी की मां को लेकर अपशब्द कहे गए, और इस जो रिजल्ट आया उसमें आपने भी कहा कि महिलाओं का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा, कतारें लगी रही, तो एक वो फैक्टर भी रहा क्या कि इनकी इतना क्लीन स्वीप हुई? मतलब ये क्या उसको मानते हैं कि रोष था कि आपने एक प्रधानमंत्री जी की मां के प्रति ऐसा कहा, तो महिलाओं में बड़ा रोष था, वो जो वोट में तब्दील हुआ, ऐसा? नहीं, ये बिल्कुल आपने ठीक कही। इस चुनाव प्रचार में भाषा शैली की जो गिरावट अपन को देखने को मिली, विशेषकर विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा और तेजस्वी यादव की पार्टी के द्वारा, ऐसी गिरावट आप कल्पना कर सकते हैं। मुझे तो कई बार ये आश्चर्य हुआ, एक चुनाव प्रचार में तो माइक से बाकायदा जो गाली भी अपन को सुनने को मिली। तो कुल मिलाकर के
स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद लोकतंत्र को जो परिपक्व होना चाहिए था, शिक्षा का जो स्तर बढ़ना चाहिए था, क्या उसकी झलक इस चुनाव के प्रचार में दिखी? तो मैं समझता हूं अब बिहार में वो सब जमाना निकल गया जब वहां पर शिक्षा का प्रतिशत कम था। यद्यपि बिहार की पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो बिहार की पृष्ठभूमि भारत के जो बौद्धिक स्थल थे उसमें वहां की पृष्ठभूमि है, तक्षशिला वहां का था। अगर स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखेंगे तो बिहार के एक पर एक टॉप के लोग निकले वहां से। तो कुल मिलाकर के उस बिहार में अगर ऐसी शब्दावली आएगी तो स्वाभाविक रूप से जनता पर उसका प्रभाव पड़ेगा। एक बात जो आपने गोपाल जी से प्रश्न पूछा था उसका अब मैं जोड़ना चाहता हूँ। जरूर जरूर। ठीक है कि वो भाजपा नंबर 1 पार्टी है, उसकी सीटें नीतीश कुमार से ज्यादा है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इसमें नीतीश कुमार का चेहरा ही रहेगा और भाजपा नीतीश पीछे रह करके नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। उसके 2 कारण हैं। हम 1 मिनट के लिए ये कह दें कि उनकी क्योंकि केंद्र में भी जरूरत है, और दूसरी अगर आप देखेंगे जब पहली बार महाराष्ट्र में भाजपा ने सरकार बनाई थी तो भाजपा की सीटें ज्यादा थी, फिर भी उन्होंने एकनाथ शिंदे को अवसर दिया था। मैं समझता हूँ वही प्रयोग यहाँ वो दोहरा सकते हैं और चेहरे के रूप में नीतीश कुमार का ही चेहरा रहेगा और दोनों पार्टियों में सामंजस्य रहेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। नीतीश कुमार आज भी वहाँ के बड़े लोकप्रिय नेता हैं और वो लोगों में आज भी उनको लेकर एक पॉजिटिविटी का मैसेज है। गोपाल जैन साहब, एक बात और कही जाती है, अक्सर ये होता है कि मतलब इस चुनाव से भी ये नज़र आया कि जिन दलों के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया वो दल नष्ट होते गए। ये नष्ट होते गए या धीरे धीरे शने शने वो समाप्ति की ओर है। हमने कई राज्यों में इसके उदाहरण देखे और अब बिहार में दिख रहा है कि वो आरजेडी के साथ उन्होंने तालमेल किया और आप देखो बिल्कुल आरजेडी पिछले बार की तुलना में नीचे ही आ गई। तो अब एक नई ये भी बात कही जाने वाली कि कांग्रेस जिनके साथ गठबंधन करती है उसका भविष्य भी खात्मे की तरफ जा रहा है। संपादक जी, जो भी संस्थाएं या राजनीतिक दल, मैं श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के उंगली पकड़ के सीखने वाला पत्रकार हूं। तो मैंने उस जमाने के बड़े बड़े दलों को कुकरमत्ते की तरह उभरते हुए और फिसलते हुए और गर्त में डूबते हुए मैंने देखा है और मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया है। तो जो भी पार्टियां इस तरह की संस्थाएं बनती हैं जो पानी के बुलबुले की तरह एक तत्काल प्रभाव से बन जाएंगी, लेकिन उसी प्रभाव से अगर उनमें बेस नहीं है, मजबूती नहीं है, वो स्वीप हो जाएंगी। क्योंकि ये जितने दल बने ये कोई त्याग बलिदान के लिए तो बने नहीं थे। जिनको राम मंदिर बनाना हो, देश से बेरोजगारी हटाना हो, दुश्मन के आगे अपने मजबूती से भारत का पक्ष रखना हो, ऐसे तो ये लोग थे नहीं। ये सब लूट खसोट के लिए, अपने अपने स्वार्थों के लिए अपना परिवार सेट कर दें, बेटा बेटी को बना दें, पत्नी को बना दें। तो ये लोग तो टेम्परेरी कुकरमुत्ते की तरह पैदा हुए और अभी तो इनकी गिरावटें, संपादक जी आप देखिए जरा, 1 महीना तो होने दीजिए, इनमें आधे से ज्यादा एक दूसरे को चप्पलों से मार रहे होंगे। हाँ, ये भी एक देखने को मिल सकता है शायद। नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। सर, अभी ये जो जैसे एनडीए का जो गठबंधन था, इस गठबंधन में सबकी सीटें बढ़ी। आप जेडी की बात कर लें एंड बीजेपी की तो बड़ी बड़ी, इवन वो जो पासवान, जो चिराग पासवान है, उनका भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। इनकी और जो घटक दल हैं सब ने मतलब आशातीत वो प्रदर्शन किया। अब जो आने वाले समय में जैसे निकट भविष्य में मंत्रिमंडल का गठन होना है तो निश्चित तौर पर इन सब की भी कुछ बार्गेनिंग्स रहेंगी, कुछ महत्वाकांक्षाएं इन छोटे दलों की भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि भले ही इतना बड़ा विशाल मैंडेट मिला है तब भी शायद जो आप कह रहे हैं कि नहीं भाजपा अभी भी बड़ा दिल दिखाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको भी मेरे ख्याल से सम्मानजनक स्थान मंत्रिमंडल, निश्चित रूप से एक बात समझ ली, सम्मानजनक स्थान मिलेगा। जैसे अगर मुख्यमंत्री नीतीश बने तो अगर भाजपा का तो उप मुख्यमंत्री बनेगा वो तो लगभग तय ही है, लेकिन अगर चिराग पासवान की पार्टी का भी कोई व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बने या बाय द वे अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनता तो उसको डिपार्टमेंट कोई बहुत महत्वपूर्ण बने, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मान करके चलिए कि अब समन्वय की कोई बैठक होगी और उस समन्वय की बैठक में
भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव अपेक्षाकृत उसमें अधिक होगा। मंत्रियों की संख्या जो मुझे लग रहा है, मंत्रियों की संख्या जो टोटल संख्या में जो राजनीतिक दल जीते हैं उसके आधार पर ही उसकी संख्या का होगा। और अभी निकट भविष्य में एनडीए गठबंधन में किसी प्रकार का कोई मतभेद हो, इसकी मुझे संभावना कम नजर आती है। एक बात और मैं कह करके बात खत्म करूंगा। हालांकि नीतीश कुमार जी के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं हमेशा कई वर्षों से एक प्रयास में एक बात कहा करता हूं कि समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं समाजवादी, वो मिलते हैं तो बिछड़ने के लिए मिलते हैं और बिछड़ते हैं तो मिलने के लिए बिछड़ते हैं। तो स्वाभाविक रूप से भविष्य में अगर वो कुछ अपनी तरफ से कुछ नया सोचने लगे तो वो उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि संभावना अभी बहुत है, अभी जैसे उनके हेल्थ को लेकर भी बहुत सारी समस्या है, लेकिन इन सब में ओवरऑल एक लाइन तो ये निकल कर आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में वो वहाँ रहेगा। और जहाँ तक आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि विकास की बात है तो हम मिलकर विकास करेंगे और एक ऐसा बिहार बनाएंगे कि दुनिया उसको देखेगी। बहरहाल आप दोनों के अनुभव का लाभ हमें इस डिबेट के दौरान मिला और भविष्य की संभावनाओं पर भी हमने चर्चा की। वक्त अभी इतना था। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बाखबर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND24। नमस्कार।